नमस्कार दोस्तों, विश्व भूगोल का ये है आज हमारा लेक्चर 5 और इसमें आज हम बात करेंगे चट्टानों की यानी रॉक्स की। रॉक्स किस प्रकार बनती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं, पूरी डिटेल से इस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम जो यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं तो ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपका वनडे एग्ज़ाम से लेकर यूपीएससी आईएएस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उस तक, चाहे आपके स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आपका यूपीएससी का आईएएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, या फिर और स्टेट के जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं जैसे आपका लेखपाल का एग्ज़ाम है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, ये इस तरीके से वीडियो लेक्चर बनाया जाता है। टॉपिक को इतनी गहराई के साथ डिस्कस किया जाता है ताकि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप उसको ज़रूर हल करके आएँ। तो पूरे समग्रता में हम टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखें। आपको यहाँ से पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और जो इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। साथ ही हम टॉपिक से संबंधित जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी चर्चा वीडियो के लास्ट में करते हैं ताकि आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरे साथ मेरा नाम है राहुल त्यागी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विस। देखिए, सबसे पहले चट्टानों से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उनकी बात कर लेते हैं। यदि हम चट्टान की परिभाषा की बात करें तो भूपटल पर मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर, दोनों शब्द हैं, याद रखें, सिर्फ कठोर ही नहीं है, मुलायम भी चट्टान होती हैं। मैं आगे बताऊंगा कैसे होती हैं। तो भूपटल का मतलब है भूपरपटी यानी पृथ्वी का क्रस्ट, उस पर मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ जो धातु नहीं है, सिर्फ धातुओं को छोड़ दो तो बाकी सब जो भूपरपटी पर मुलायम या कठोर पदार्थ पाए जाते हैं वो क्या है, चट्टानें हैं। ये बात आपके दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अक्सर जब हम चट्टानों की बात करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है सिर्फ कहाँ, पर्वतों पर, या फिर इस तरह की कोई टीला है, कोई चट्टान है जिसमें बहुत टाइट या कड़े पत्थर हैं, बहुत सख्त पत्थर हैं, ठोस पत्थर हैं, उन पर हमारा ध्यान जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम चट्टानों की बात करते हैं और इसकी परिभाषा को देखते हैं तो हमारी समझ में आता है कि भूपरपटी पर कोई भी ठोस या कठोर या मुलायम पदार्थ है सिर्फ धातुओं को छोड़कर, तो वो क्या है, वो चट्टान है। अब देखिए, हमारी पृथ्वी पर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लगभग 118 तत्व पाए जाते हैं जो अपने अणु के रूप में होते हैं, यानी वो उससे छोटी अवस्था में स्वतंत्र नहीं रह सकते। कोई भी तत्व अपने अणु के रूप में ही स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ये क्या हैं, ये तत्व हैं। ये सारे के सारे जो तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं 117, 118, उनमें से भी जो 8 प्रमुख तत्व हैं, पृथ्वी का मतलब है मैं भूपरपटी की बात कर रहा हूँ, उससे नीचे क्या है वो हमें नहीं पता। भूपरपटी पर जो तत्व पाए जाते हैं लगभग 118 तत्व, उसमें से जो 8 प्रमुख तत्व हैं उनकी यदि हम बात करें तो उनमें पहले नंबर पे है ऑक्सीजन लगभग 46.8%, दूसरे नंबर पे है सिलिकॉन 27.72%, तीसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद 8वें नंबर पे मैग्नीशियम। तो ये हैं सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो क्रस्ट का लगभग 98% भाग बनाते हैं। तो इनका आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि भूपरपटी पर जो निम्न तत्व पाए जाते हैं इनका क्रम लगाइए, बढ़ते क्रम में लगाइए या घटते क्रम में लगाइए। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा मात्रा में है ऑक्सीजन। कई बार परसेंटेज भी पूछ लेता है शुरू के 1-2 तत्व की, तो मैंने ऑक्सीजन की परसेंटेज भी लिखी है, सिलिकॉन की परसेंटेज भी लिखी है। ये पहले और दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तत्व हैं। उसके बाद फिर आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये 8 प्रमुख तत्व हैं जिनसे भूपरपटी का लगभग 98% भाग बना है। अब क्या होता है, जब ये तत्व आपस में मिलते हैं तो ये यौगिक बनाते हैं, और ये यौगिक जब कठोर हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं, तो उनसे खनिजों का निर्माण होता है। अब देखिए, जो भूपरपटी पर चट्टान पाई जाती हैं वो बनी हैं खनिजों के सम्मिश्रण से।
जो मैंने ऊपर के पॉइंट में चट्टान की परिभाषा लिखी है उसमें लिखा है कि इनका निर्माण जो होता है वो खनिजों के सम्मिश्रण से होता है। अब खनिज कैसे बने हैं? खनिज मैंने अभी आपको बताया तत्वों के मिलने से यौगिक बने हैं और यौगिकों के कठोर होने से खनिज बने हैं। कई बार तत्व डायरेक्ट ही बगैर यौगिक बनाए खनिज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा खनिजों का निर्माण हुआ है और खनिजों से ही हमारी चट्टानें बनी हुई हैं। अब देखिए खनिज भी बहुत तरह के हैं। अगर मैं भूपर्पटी की बात करूं तो लगभग 100 प्रकार के खनिज भूपर्पटी पर पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से जो 6 प्रमुख खनिज हैं वो कौन कौन से हैं उनका आपको पता होना चाहिए। हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं। जो 6 प्रमुख खनिज पदार्थ हैं उसमें कौन कौन से हैं? फेल्सपॉर है, क्वार्टर्ज है, पायरकिंग्स है, इसके बाद एम्फीबोल्स है, फिर आपका अभ्रक है, फिर आपका ओलोविन। ये 6 प्रमुख खनिज पदार्थ हैं जिनसे हमारी चट्टानों का ज़्यादातर हिस्सा बना हुआ है। अब देखिए हम इमेजिन करें, मैंने आपको पढ़ाया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना और इस तरीके से मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था। उसमें मैंने बताया था जो पृथ्वी की ऊपर की सतह है लगभग 30 से 35 किलोमीटर वाली, इसको हम कहते हैं क्रस्ट या भूपर्पटी। ये क्या है? इसके नीचे भरा हुआ है मैग्मा। ये मैग्मा पर तैर रही है, मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड अलग है, इससे नीचे वाली जो है ये वाली परत, इसकी स्पीड अलग है, ये सब घूम रही हैं। और ये जो कोर वाली परत है इसकी स्पीड नीचे वाली की अलग है। तो यहाँ दोनों के बीच में घर्षण हो रहा है और मैग्मा भरा हुआ है। मैग्मा का मतलब है एक तरीके से पृथ्वी अपने तरल रूप में है। तो ये उस समय जिस समय पृथ्वी बनी थी, सूर्य से अलग हुई थी, तो सारी की सारी पृथ्वी तरल रूप में थी और वो घूम रही थी उस समय भी। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूम रही थी, अपनी धुरी पर भी घूम रही थी। तो उससे क्या हुआ? धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, ठीक। और जब पृथ्वी ठंडी हुई तो ये जो इसकी ऊपर की सतह है जिसको हम भूपर्पटी कह रहे हैं आज, ये ठंडी होकर ठोस हो गई, कठोर हो गई। यानी कि मैग्मा जो है वो लावा में बदल गया। मैग्मा और लावा में यही तो अंतर है, जब वो नीचे से निकल के आता है तरल अवस्था में होता है तो मैग्मा कहलाता है, पृथ्वी के वातावरण में आकर वो लावा बन जाता है, कठोर हो जाता है। तो इससे क्या हुआ? आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। आग्नेय चट्टान जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान जो बनती हैं वो मैग्मा के ठंडा होने से, लावा के रूप में परिवर्तित होने से बनती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उस समय जिस समय पृथ्वी ठंडी हुई होगी, सारी की सारी भूपर्पटी जो होगी वो आग्नेय चट्टान की बनी हुई होगी। तो यही फैक्ट मैंने यहाँ लिखा है, जब भूपर्पटी बनी थी तो यह पूरी की पूरी आग्नेय चट्टानों से बनी हुई थी। लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है। आज क्या हुआ है? जो आग्नेय चट्टानों से भूपर्पटी बनी थी उन आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण हो रहा है। वो आग्नेय चट्टान कुछ अपसादी चट्टानों में बदल रही हैं, कुछ रूपांतरित चट्टानों में बदल रही। ठीक है, क्लियर? अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा जाता है, कंसेप्ट हम आगे समझेंगे, अभी सिर्फ आप फैक्टों पर ध्यान दें। सभी जो बलित पर्वत हैं, बलित पर्वत का मतलब है जो मुड़ावदार पर्वत हैं, जैसे आपका हिमालय पर्वत श्रेणी है, रॉकी पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वत श्रेणी है, वो सभी के सभी ज़्यादातर किससे बने हैं? अपसादी। और कैसी अपसादी? पुरानी अपसादी चट्टानों से बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन जो सभी नदी घाटी हैं, जैसे आपकी गंगा नदी घाटी है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, कांगो नदी घाटी है, ये सारी की सारी जो नदी घाटी बनी है वो नई अवसादी चट्टानों से बनी है। अब आप कहेंगे कि नदी घाटी में तो मिट्टी होती है, चट्टान तो होती नहीं। तो वो मिट्टी जो है वो भी चट्टान का ही एक रूप है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसका भी आपको याद रखना है कि सभी प्रकार के जो पठार होते हैं, जैसे दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, ये अधिकतर या तो आग्नेय चट्टानों के बने होते हैं या फिर रूपांतरित चट्टानों के बने होते हैं। इसका मतलब इन फैक्टों से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आग्नेय और रूपांतरित चट्टान ज़्यादा कठोर होती हैं किसके मुकाबले? अवसादी चट्टानों के मुकाबले, क्योंकि नदी घाटी में तो कोई कठोरता होती नहीं है। और जो ये बलित पर्वत हैं ये भी ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं, इन पर भी इसी तरीके से मिट्टी पाई जाती है। लेकिन जो पठार होते हैं वो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक बातें। अब हम इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं
कि चट्टान बन कैसे रही है और रूप कैसे बदल रही है और कितने प्रकार की है। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे चट्टानों के प्रकार और फिर जानेंगे शैल चक्र, यानी एक साइकिल जो होता है एक चट्टान का दूसरे चट्टान में परिवर्तित होने का, वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चट्टान कैसे बन रही है। मैंने अभी बताया कि जो भूपर्पटी से नीचे मैग्मा भरा है वो नीचे से निकल के आ रहा है। जैसे देखिए, ये मैग्मा है, ये नीचे भूपर्पटी के नीचे, और ये निकल के आया, और निकल के जब ये बाहर आया तो ये दोनों तरफ जमता चला गया ठंडा होकर, और इस तरीके से ये पहले प्रकार की चट्टान बनी पृथ्वी पर, जिसको हमने कहा आग्नेय चट्टान। ठीक, अब ये आग्नेय चट्टान जब ठंडा हो जाएगी और ठंडा होकर क्या होगा, इसका निक्षेपण शुरू होगा, इसका अपरदन शुरू होगा, यानी बारिश पड़ेगी, बारिश के पानी से ये बहेगी, कटेगी, या फिर हवा इसको उड़ा के ले जाएगी, इस पर पेड़ पौधे जमाएंगे, उससे क्या होगा, ये कठोर चट्टान मुलायम हो जाएगी, काली मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगी, और फिर वो हवा से उड़ जाएगी, बारिश से बह जाएगी, और यहाँ से हट हट कर जब वो दूसरी तरफ दूसरी जगह जाकर जमा होगी तो यही आग्नेय चट्टान किस में बदल जाएगी, अपसादी चट्टान में बदल जाएगी। और जब ये अपसादी चट्टान काफ़ी समय बाद 10-20 हज़ार साल या लाख साल बाद इसका रूप परिवर्तित हो जाएगा रासायनिक क्रिया के द्वारा, तो ये रूपांतरित या कायांतरित चट्टान में बदल जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए, इसी प्रकार से इसका ये चक्र चल रहा है, शैल चक्र जिसको हम कहते हैं, जान लेते हैं। देखिए यहाँ यही वाला चित्र यहाँ है, ये मैग्मा निकल रहा है और ये बन गई हमारी आग्नेय चट्टान। क्या बन गई, आग्नेय चट्टान बन गई। ये रही आग्नेय शैल, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इग्नियस शैल। और ये आग्नेय चट्टान जब इस पर निक्षेपण हुआ, अपरदन हुआ, तो ये अवसाद के रूप में, यानी कि अपने टुकड़ों के रूप में यहाँ से उड़ उड़ के हवा के द्वारा ये जमा होती चली गई परत दर परत, और ये बन गई आपकी अवसादी चट्टान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम सेडिमेंट्री शैल। ठीक, अवसादी चट्टान में फिर परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुए ताप के दाब के कारण, तो फिर ये क्या बन गई, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटामॉर्फिक। ठीक है, अब देखिए, ऐसे ही परिवर्तन नहीं हो रहा है, और भी कुछ हो रहा है। ये कायांतरित चट्टान फिर कुछ समय बाद मैग्मा में बदल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये अपसादी चट्टान भी सीधे सीधे मैग्मा में बदल जाए, कायांतरित में ना बदले, या कुछ कायांतरित बन जाए, कुछ सीधे सीधे मैग्मा में बदल जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अपसादी शैल आगे चलकर ना तो कायांतरित चट्टान में बदले, ना मैग्मा में बदले, बल्कि इसका कुछ हिस्सा फिर से अपसादों के रूप में टूट जाए। अपसादी चट्टानों पर भी तो निक्षेपण और अपरदन की क्रिया होती है, तो हो सकता है अपसादी चट्टान भी फिर से अपसाद के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जमा हो जाएं। तो एक अपसादी चट्टान यहाँ थी, इसका निक्षेपण हुआ, अपरदन हुआ, और ये अपसादी चट्टान दूसरी जगह जाकर परत दर परत जमा हो गई और दूसरी अपसादी चट्टान ही बन गई, अपसादी से अपसादी ही बन गई। ऐसा भी हो सकता है कि आग्नेय चट्टान अपसाद के रूप में ना टूटे, किसी वजह से, मान लीजिए वहाँ बारिश नहीं पड़ रही, वहाँ जो है अपरदन या निक्षेपण उसका नहीं हुआ, तो वो वहीं लाखों साल तक जमा रही और उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गए, और रासायनिक परिवर्तन के कारण वो सीधे सीधे अपसादी ना बन के सीधे सीधे कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों में बदल गई। और ऐसा भी हो सकता है कि आग्नेय चट्टानों डायरेक्ट ही मैग्मा में बदल जाए। तो इस प्रकार ये साइकिल चलता है, ये चक्र चलता है, और एक चट्टान दूसरे चट्टान में बदलती रहती है। अब देखिए, हम आग्नेय, अपसादी और रूपांतरित चट्टानों को एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक या इग्नियस शैल। देखिए, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, मैंने अभी आपको बताया कैसे हुआ, ज्वालामुखी क्रिया के बाद लावा के ठंडा होकर जमने से हुआ। ठीक है, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान भी कहा गया, इसको प्राइमरी शैल भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यही बनी। जब पृथ्वी तरल अवस्था में थी, घूम रही थी, तो जब वो ठंडी हुई तो उसकी ऊपर की सतह जो थी, जो मैग्मा से बनी थी, पूरी पृथ्वी मैग्मा से बनी थी, लेकिन उसकी ऊपर की सतह ठंडी हुई और वो मैग्मा चट्टान में बदल गया। तो वो कौन सी चट्टान बनी, आग्नेय चट्टान। तो मैंने बताया था शुरू में ही आपको कि उस समय सारी की सारी भूपर्पटी आग्नेय चट्टान से बनी हुई थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज वो आग्नेय चट्टान धीरे धीरे कुछ अपसादी चट्टानों में बदल रही है, कुछ रूपांतरित चट्टानों में बदल रही है। तो यदि आज के टाइम में आपसे पूछा जाए कि आज पृथ्वी की भूपर्पटी का
कितने प्रतिशत हिस्सा आग्नेय चट्टानों से बना है, तो आप बताएंगे 90%। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आग्नेय चट्टान कहाँ से बनी थी, मैग्मा से बनी थी। मैग्मा कैसा था, गर्म था, उसके नाम से पता चला। आग्नेय का मतलब है अग्नि, अग्नि से बनी हुई चट्टानें हैं, मतलब गर्म चीज से बनी हुई चट्टानें। और जब गर्म मैग्मा निकल के बाहर आता है पृथ्वी के वातावरण में, तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है। और जब कोई चीज धीरे धीरे ठंडा होती है तो उसमें क्रिस्टल बनते हैं, उसमें रवे बनते हैं। अब देखिए जो चीज जितनी धीरे धीरे ठंडी होती है उसके क्रिस्टल या रवे उतने ही मोटे बनते हैं, और जो चीज तेजी से ठंडी होती है उसके क्रिस्टल या रवे उतने ही छोटे बनते हैं। अब देखिए जैसे ही मैग्मा निकल के बाहर पृथ्वी के वातावरण में आएगा वो तेजी से ठंडा होगा, और तेजी से ठंडा होने के कारण उसमें रवे तो बनेंगे, उसमें क्रिस्टल तो बनेंगे, लेकिन छोटे बनेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आग्नेय चट्टान जो होती हैं वो रवेदार होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा जाता है। आग्नेय चट्टानें कैसी होती हैं, रवेदार, उसमें रवे पाए जाते हैं, यानी दाने पाए जाते हैं। दूसरा, आग्नेय चट्टान परतदार नहीं होती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्यों नहीं होती, उसका कारण क्या है। देखिए जब कोई ज्वालामुखी उद्गार होता है तो एक बार ही निकल जाता है जितना मैग्मा निकलना होता है। ऐसा तो नहीं होता कि 2 महीने निकल गया फिर 4 महीने या 4 साल बाद निकलेगा फिर 4 साल बाद निकलेगा। हाँ होता है, एक ज्वालामुखी कई बार उद्गार करता है, लेकिन उसमें बीच में बहुत टाइम होता है। जैसे एक बार कोई ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो बहुत सारा मैग्मा निकलेगा और उससे बहुत बड़ी आग्नेय चट्टान बन जाएगी। फिर हो सकता है 200-400 साल तक वो शांत अवस्था में चला जाए, फिर 1000 साल बाद दोबारा निकले तो वो दूसरी चट्टान बना देगा। लेकिन उसको हम परत नहीं कहेंगे, उसको हम 1 चट्टान 2 चट्टान ऐसे गिनेंगे। परत के रूप में ये नहीं होती हैं, क्योंकि सारा मैग्मा एक साथ निकलता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आग्नेय चट्टानें परतदार नहीं होती हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। तीसरी बात, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म का मतलब है जीवों का अंश, वनस्पति या जंतुओं के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि आग्नेय चट्टान किससे बन रही है, मैग्मा से। और मैग्मा कहाँ से आया, सूर्य से पृथ्वी अलग हुई, ठीक है। और उस समय वो इतनी गर्म थी कि उसमें कोई जीव जंतु था ही नहीं। जीव जंतु की उत्पत्ति तो बहुत बाद में हुई है ना, जब पृथ्वी ठंडी हो गई है। तो इसलिए वो जो मैग्मा नीचे से निकल के आ रहा है उसमें कोई जीव जंतु के अवशेष नहीं होते। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट बात हैं, इनको आपको याद रखना है। आग्नेय चट्टान रवेदार होती हैं। दूसरी बात, आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं, परतदार नहीं होती। तीसरी बात, इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया कि इसका 90% भाग इस समय भूपर्पटी का आग्नेय चट्टानों से बना है। अब देखिए यदि हम आग्नेय चट्टानों का डिवाइडेशन करें, आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अंतर्जात आग्नेय चट्टान, एक होती है बाह्य आग्नेय चट्टान। अब देखिए बाह्य आग्नेय चट्टान जो होती है वो होती है जो पृथ्वी की सतह से ऊपर हमें दिखाई देती है। ये है मान लीजिए पृथ्वी की सतह, इससे ऊपर ये वाली जो चट्टान बन गई, इसको हम कहेंगे बाह्य आग्नेय चट्टान। और ये किस चीज़ की बनी होती है, इसका जो सबसे प्रमुख उदाहरण है वो है बेसाल्ट की चट्टान। कई बार पूछा जाता है कि बाह्य आग्नेय चट्टानों का जो उदाहरण है वो बेसाल्ट की चट्टान है, या फिर बेसाल्ट की चट्टान किस प्रकार की चट्टान है, तो हम कहेंगे आग्नेय चट्टान है। अगर पूछे कौन सी आग्नेय चट्टान है, हम कहेंगे बाह्य आग्नेय चट्टान है। ठीक है, अब दूसरा आता है अंतर्जात आग्नेय चट्टान, यानी अंदर जो बनी हुई आग्नेय चट्टान है। अब देखिए अंदर कैसे बनती हैं, मैं आपको बता दूं। भूपर्पट ये पूरी की पूरी, मैंने इसको बताया था आपको, लगभग 35 किलोमीटर मोटी। तो कई बार क्या होता है कि दबाव के कारण यहाँ से तो मैग्मा ऊपर उठ गया, इन पाइपों के रास्ते ऊपर जाने को व्याकुल है, ये जा रहा है। लेकिन ये वाला मान लीजिए पाइप बंद हो गया, अवरुद्ध हो गया, ठीक, ये भी अवरुद्ध हो गया, तो वो पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचा, बल्कि यहाँ से निकल गया और बीच में ही कहीं जम गया, इस पाइप में जम गया। उसने ऊपर का रास्ता नहीं मिला तो इधर को जोर लगा दिया, थोड़ा सा इधर को गया, फिर आगे यहाँ जाके जम गया, थोड़ा सा इधर जाके जम गया, इस तरीके से जम गया। तो ये जो बीच में जम जाता है, नीचे से निकला और बीच में जम गया, इसको कहते हैं हम अंतर्जात आग्नेय चट्टान। और ये अंतर्जात आग्नेय चट्टान भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है पातालीय आग्नेय चट्टान और दूसरी होती है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। पातालीय आग्नेय चट्टान जो बहुत नीचे होती है, जैसे मान लीजिए ये है, ये नीचे वाली, इसको हम कह सकते हैं पाताल या पातालीय आग्नेय चट्टान। और इसका नाम जो पातालीय आग्नेय चट्टान रखा है, ये यूनानी पाताल देवता के नाम से मशहूर हैं, प्लेटो के नाम पर
रखा गया है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको बताया कि जो अंतर्जात आग्नेय चट्टान हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो पातालीय आग्नेय चट्टान जो सबसे नीचे होती हैं, ठीक। इसका उदाहरण यदि मैं दूं पातालीय आग्नेय चट्टानों का, तो इसका उदाहरण है सबसे अच्छा वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की चट्टान जो होती हैं वो अंतर्जात आग्नेय चट्टान होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं पातालीय आग्नेय चट्टान। और जो फिर ये और बाकी चट्टान रह गई जो अलग अलग आकार में हमें दिख रही हैं, इनको हम कहेंगे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, यानी कि पातालीय आग्नेय चट्टानों से ऊपर की हैं लेकिन पृथ्वी की सतह से नीचे की हैं। और इनके यदि हम उदाहरण की बात करें तो इनके उदाहरण होते हैं डोलोमाइट की चट्टान और मैग्नेटाइट की चट्टान। मैग्नेटाइट और डोलोमाइट चट्टान जो हैं वो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। अब देखिए इनको इनके आकार के हिसाब से अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है या फिर मैं कहूँ पूरी की पूरी ये जो अंतर्जात आग्नेय चट्टान है, इनको इनके आकार के हिसाब से क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जो मेन इनके आकार हैं 4-5 उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बैथोलिथ के रूप में ये पाई जाती हैं। बैथोलिथ क्या है, देखिए ये इस प्रकार से यदि मैग्मा इकट्ठा हो जाता है नीचे, ठंडा हो जाता है, तो उसको हम बैथोलिथ कहते हैं। जैसे हम इसी की बात करें, ये आपको दिख रहा है ना, ये नीचे इस रूप में भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा बहुत बड़े साइज में। इसको हम किस आकार की चट्टान बोलेंगे? है तो ये ग्रेनाइट की चट्टान, लेकिन इसका आकार क्या है, आकार के आधार पर हम इसका नाम देंगे क्या? बैथोलिथ। ये है बैथोलिथ, बैथोलिथ, ठीक है। दूसरी है लेकोलिथ। लेकोलिथ क्या है? देखिए जब ये मैग्मा यहाँ से ऊपर उठ के और इस तरीके से ये इस तरीके से अर्धगुंबदकार हम कह सकते हैं, इस स्थिति में जम जाता है तो हम इसको कहते हैं लेकोलिथ। ये होता है हमारा लेकोलिथ। इसके बाद आता है लोपोलिथ। लोपोलिथ क्या है? जब इसकी उल्टी स्थिति में जम जाता है, यानी कि इस तरीके से जम जाता है, तस्तरीनुमा, मतलब ये तो इस तरीके से ऊपर की तरफ जम रहा है, वो इस तरीके से नीचे की तरफ जम रहा है, तो इसको हम कहते हैं लोपोलिथ। और इसके बाद अगला आता है फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या है? जब मैग्मा इस तरीके से जमता है, देखिए इस तरीके से, जैसे ये जम रहा है, मतलब ऊपर की तरफ भी जमता है, नीचे की तरफ भी जमता है, या हम कह सकते हैं इसका और इसका दोनों का मिला रूप, ठीक है। यानी कि लोकोलिथ और लोपोलिथ के रूप में जमता है एक साथ। इस तरीके से है, इस तरीके से, यहाँ भी जम गया, कुछ यहाँ जम गया, कुछ यहाँ जम गया, कुछ यहाँ जम गया, तो इसको हम कहते हैं फैकोलिथ। ये होता है हमारा फैकोलिथ। इसके अलावा एक रूप होता है इसका सिल। जब देखिए मैग्मा क्षैतिज अवस्था में जम जाता है, जैसे ये जम गया, आपने देखा होगा गांव देहात में होता है चटनी पीसने का सिल, तो कैसा होता है? वो पड़ा हुआ पत्थर होता है, यानी क्षैतिज पत्थर होता है। तो उससे आप दिमाग में रखें, जब क्षैतिज अवस्था में जमेगा तो उसको हम कहेंगे सिल, ठीक है। और जब खड़ी अवस्था में जमेगा, जैसे इस पाइप में जम रहा है, या फिर थोड़ा सा इस अवस्था में भी जमेगा बाई के रूप में, तब भी हम इसको क्या कहेंगे? इसको फिर हम कहेंगे डाई, ठीक है। तो ये हो गए आपके 6 प्रमुख रूप जो अंतर्जात आग्नेय चट्टानों के हैं। इनको आपको जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैथोलिथ जब एक बड़ी मात्रा में मैग्मा जम जाता है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, उसको बैथोलिथ कहते हैं। लोकोलिथ जब वो अर्धगुंबदाकार के आकार में जम जाता है तो उसको लोकोलिथ कहते हैं या लेकोलिथ कहते हैं। लोपोलिथ, लोपोलिथ इसका उल्टा, जब वो तस्तरीनुमा आकार में जम जाता है तो उसको लोपोलिथ कहते हैं। फैकोलिथ जब वो इस तरीके से जम जाता है कि तस्तरीनुमा भी जमे और ये गुंबदाकार भी जमे। अब देखिए यहाँ हम कह सकते हैं इसको ये गुंबदाकार रूप में जमा है, यहाँ हम कह सकते हैं इसको तस्तरीनुमा रूप में जमा है, तो इसको हम कहेंगे फैकोलिथ। सिल यानी कि क्षैतिज रूप में जमे, और डाई खड़े रूप में या इस तरीके से तिरछे रूप में जमे, उसको हम कहेंगे डाई। तो ये हो गई आपकी आग्नेय चट्टान। चलिए अब बात करते हैं अपसादी चट्टानों की। अब देखिए अपसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। अपसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। आग्नेय चट्टान हो या आपकी रूपांतरित चट्टान हो, जब उनका निक्षेपण होगा, अपर्दन होगा, यानी कि जल उनको बहा कर ले जाएगा या वायु उनको उड़ा कर ले जाएगी,
तो जब वो एक जगह से अपनी जगह से अपसादों के रूप में दूसरी जगह जाकर जमा हो जाएंगे परतों के रूप में, तब क्या होगा, अपसादी चट्टानों का निर्माण होगा। तो ये आपको याद रखना है, अपसादी चट्टान सिर्फ आग्नेय चट्टानों से ही नहीं बनती, साथ के साथ रूपांतरित चट्टानों से भी बनती हैं। ये चट्टान जब इनका पुनर्निर्माण होता है आग्नेय चट्टानों के अपरदन निक्षेपण से या रूपांतरित चट्टानों के अपरदन निक्षेपण से, तो क्या होता है, परतों के रूप में इनका विकास होता है। यानी कि अपसादों की पहले एक परत बिछती है, फिर उसके बाद दूसरी परत बिछती है, फिर तीसरी परत बिछती है। इस प्रकार से इन्हें परतदार या प्रस्तरित चट्टान भी कहते हैं। सिर्फ यही एक ऐसी चट्टानें होती हैं अपसादी जिनमें परतें पाई जाती हैं, परतों का विकास होता है। आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में, सबसे पहले ये नीचे की परत बनी होगी, उसके बाद ये वाली इसके ऊपर परत जमी होगी, फिर ये परत जमी होगी। इस तरीके से परतों के रूप में ये अपसादी चट्टानें पाई जाती हैं। अपसादी चट्टानों का संपूर्ण भूपर्पटी यानी कि जो पृथ्वी क्रस्ट है उसके लगभग 80% भाग को ये ढके रहती हैं। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले आपको बताया था कि आग्नेय चट्टानों से भूपर्पटी का लगभग 90% हिस्सा बना हुआ है। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 80% हिस्से को ये ढके रहती हैं। अब आप कहेंगे कि 80% हिस्से को कैसे ढके रहती हैं जब 90% हिस्सा आग्नेय चट्टानों का बना हुआ है। तो ढकने का मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी भूपर्पटी आपकी अपसादी चट्टानों से बनी हो, 80% भूपर्पटी आपकी अपसादी चट्टानों से बनी हो। इसका मतलब ये है कि हो सकता है ऊपर की जो सतह है वो अपसादी चट्टान की हो, लेकिन उसके नीचे फिर आग्नेय चट्टान पाई जाती हो। मेरा यहाँ पर सिर्फ कहने का मतलब ये है कि भूपर्पटी का लगभग 80% हिस्सा अपसादी चट्टानों से ढका रहता है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसका मतलब पूरी पृथ्वी पर तो स्थल मंडल भी बहुत कम क्षेत्र में है, इसका मतलब तो जब ये 80% हिस्से को ढके होंगी तो समुद्र में भी पाई जाती होंगी। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये स्थल मंडल पर भी पाई जाती हैं, समुद्र में भी पाई जाती हैं। समुद्र में भी एक जो सतह होती है वो सबसे ऊपर की सतह अपसादी चट्टानों की ही होती है, उसके नीचे फिर आपकी आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। क्लियर? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो हमारा कोयला है या गैस है या पेट्रोलियम है, ये सारे जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं कोयला सहित, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये अपसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? अब यदि हम अपसादी चट्टानों को विभाजित करने की कोशिश करें या अपसादी चट्टानों के प्रकार की बात करें कि ये कितने प्रकार की होती हैं, तो हम इनको 3 प्रकार में बांट सकते हैं। पहली अकार्बनिक अपसादी चट्टानें, यानी ऐसी अपसादी चट्टानें जिनमें कार्बन नहीं मौजूद होता, इनऑर्गेनिक तत्व होते हैं। जैसे क्या क्या मिलेगा इनमें, बालू पत्थर मिलेगा, बालू पत्थर इसका उदाहरण हो सकता है, चूना पत्थर मिलेगा, इसके अलावा चिकनी मिट्टी मिलेगी। ये सारे के सारे अकार्बनिक पदार्थ हैं। दूसरी अपसादी चट्टानें उन्हें कह सकते हैं हम जिनमें कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं। कार्बनिक पदार्थ में आपका खड़िया है, जिप्सम है, पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ हैं। ये दूसरे प्रकार की अपसादी चट्टानों का उदाहरण है। और तीसरे प्रकार की अपसादी चट्टानें वो होती हैं जिनका निर्माण रासायनिक क्रिया से होता है। जैसे आपका सेंधा नमक की चट्टानें, जिप्सम की चट्टानें, लोहे की चट्टानें, ये सब ऐसी अपसादी चट्टान हैं जिनका निर्माण रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपसादी चट्टान 3 प्रकार की होती हैं। एक कार्बनिक, जिसमें आप कह सकते हैं कार्बनिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अकार्बनिक, जिसमें बगैर कार्बन वाले खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और तीसरी ऐसी अपसादी चट्टानें जिनका निर्माण रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तो ठीक है, ये हुआ आपका अपसादी चट्टान। अब चलते हैं तीसरे प्रकार की चट्टान की तरफ, जिसको हम कहते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। देखिए तीसरे प्रकार की चट्टान हमारी रूपांतरित चट्टान या फिर इसको कहते हैं कायांतरित, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए ताप एवं दाब के कारण आग्नेय तथा अपसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में जब परिवर्तन हो जाता है तब इसे रूपांतरित रूप में परिवर्तन हो गया या कायांतरित यानी काया में परिवर्तन हो गया चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ अपसादी से नहीं बनती, आपको याद रखना है ये आपकी आग्नेय चट्टानों से भी बन सकती है। ये सबसे कठोर चट्टान होती हैं और इनमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते हैं? देखिए जीवाश्म सिर्फ अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं।
अब आप कहेंगे अपसादी से यदि आपकी रूपांतरित बनी तो उसमें क्यों नहीं होंगी? उसमें इसलिए नहीं होंगी क्योंकि अपसादी से तुरंत रूपांतरित नहीं बनती, बहुत समय लगता है। रूपांतरित चट्टान को बनने में सबसे ज़्यादा समय लगता है क्योंकि उसके रूप में ही परिवर्तन हो जाता है, और रासायनिक परिवर्तन इतनी जल्दी नहीं होता, बहुत टाइम लगता है। तो यदि अपसादी चट्टानों से रूपांतरित चट्टानें बने तो उसमें अगर जीवाश्म अपसादी चट्टानों में हैं तो रासायनिक परिवर्तन के कारण वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। और देखिए इसमें परत भी नहीं होती है, ये भी याद रखना, ये परतदार नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? उसका भी कारण ये है क्योंकि इसमें क्या होता है कि अपसादी हो या आग्नेय चट्टान हो, एक साथ परिवर्तन होता है पूरी की पूरी चट्टान का। वो ऐसा नहीं है कि अपसादों के रूप में जमा होती है, वो एक साथ रूप बदलती है, काया बदलती है बहुत लंबे समय के बाद, तो उसमें इसलिए कोई भी परत नहीं पाई जाती है। साथ ही ये भी याद रखना कि इसमें रवा भी नहीं पाया जाता, ये रवेदार भी नहीं होती हैं। ना ही अपसादी चट्टान रवेदार होती हैं, ना ही रूपांतरित या कायांतरित चट्टान रवेदार होती हैं। रवेदार सिर्फ कौन सी चट्टान होती हैं? आग्नेय चट्टान होती हैं। और आग्नेय चट्टान में भी जो बाह्य आग्नेय चट्टान है उनका रवा छोटा होता है। जो अंतर आग्नेय चट्टान है, अंतर्जात आग्नेय चट्टान, जिसमें मैंने दो प्रकार की बताई, पातालीय और मध्यवर्ती, उनका रवा मोटा होता है। मोटा क्यों होता है? क्योंकि वो अंदर हैं तो पृथ्वी के वातावरण से उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है और वो बहुत धीरे धीरे ठंडी होती हैं। और जब कोई चीज़ बहुत धीरे धीरे ठंडी होती है तो उसमें क्या होता है? मोटा क्रिस्टल बनता है, और जो तेज़ी से ठंडी होती है उसमें बारीक क्रिस्टल बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए ये कुछ उदाहरण हैं। यदि अपसादी चट्टान अपने रूप परिवर्तन करेंगी रूपांतरण चट्टान में तो किससे क्या बनेगा? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी गई हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने वही लिखी हैं। चूना पत्थर या डोलोमाइट। चूना पत्थर क्या है? चूना पत्थर एक अपसादी चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों से क्या बनता है? चूना पत्थर बनता है और डोलोमाइट बनता है। लेकिन जब ये बहुत लंबे समय के बाद अपना रूप बदल लेते हैं, कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं, तब ये संगमरमर का रूप लेते हैं, जिसको मार्बल कहते हैं, जो घरों में बिछाया जाता है संगमरमर पत्थर। वो एक रूपांतरित चट्टान है जो किससे बनी है? अपसादी चट्टान से। अपसादी चट्टान में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो किससे बनी है? वो बनी है चूना पत्थर से या डोलोमाइट से। बालू का पत्थर यानी बालू पत्थर। बालू पत्थर यदि अपसादी चट्टान में है तो वो जब रूप बदलेगा तो क्या बनेगा? वो बनेगा क्वार्टेजाइट। ऐसे ही कोयला कहाँ मिलता है? मैंने आपको बताया अपसादी चट्टान में। अपसादी चट्टान में कोयला है, और कोयले पर जब ताप का प्रभाव पड़ेगा, जब वो अपना रूप बदलेगा, तो यदि उसको दाब कम मिलेगा तो ग्रेफाइट बन जाएगा, और ज़्यादा दाब मिलेगा तो वही कोयला हीरा बन जाएगा। ऐसे ही चिकनी मिट्टी, जिसको अंग्रेजी में क्ले कहते हैं, चिकनी मिट्टी अपसादी चट्टानों का उदाहरण है। चिकनी मिट्टी जब अपना रूप बदलेगी, कायांतरित चट्टानों में बदलेगी, तो क्या बन जाएगी? स्लेट बन जाएगी। स्लेट लिखते थे बचपन में स्लेट पर, वो स्लेट पत्थर होता है। अब देखिए मैंने बताया अपसादी चट्टानों से भी कायांतरित चट्टान बनती हैं, साथ के साथ आग्नेय चट्टानों से भी कायांतरित चट्टान बनती हैं। तो यदि आग्नेय चट्टान अपना रूप बदलेंगी तो उस रूप परिवर्तन में क्या होगा? यदि ग्रेनाइट के रूप में है कोई आग्नेय चट्टान तो उससे नीस बन जाएगा। अगर बेसाल्ट के रूप में है तो उससे एम्फीबोलाइट भी बनेगा, और बेसाल्ट है तो उससे सिस्ट भी बनेगा। बेसाल्ट चट्टानों से एम्फीबोलाइट और सिस्ट बनेगा, और ग्रेनाइट चट्टानों से नीस बनेगा। इस तरीके से ये बन जाएगी आपकी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में, उनमें से कुछ क्वेश्चन हम हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया प्री में 2012 में। नीस, बालू का पत्थर, सेल, चूना पत्थर। अब देखिए अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था बालू का पत्थर था किसका उदाहरण? अपसादी चट्टान का। चूना पत्थर भी अपसादी चट्टान का था। इन्हीं से तो बनने थे आगे चलकर रूपांतरित चट्टान। जब मैं आपको बता रहा था तो इन्हीं से तो बनने थे। लेकिन मैंने बताया नीस क्या था? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण था। ये रूप परिवर्तन के बाद बनना था। मैंने बताया था कि यदि ग्रेनाइट की आग्नेय चट्टान होगी, वो अपना रूप बदलेगी तो काय में बदल जाएगी? नीस में। तो नीस यहाँ पर अलग है, ये तीनों एक साथ हैं। ये सारे क्या हैं? ये अपसादी चट्टानों के उदाहरण हैं, जबकि नीस रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है, तो इसमें ए हो जाएगा। अब देखिए निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में आया। किसका उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टानों का। कौन कौन सा? संगमरमर,
रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है, हम अभी पढ़कर आए। स्लेट भी मैंने बताया रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है। क्वार्टजाइट भी मैंने बताया रूपांतरित चट्टानों में बनेगा। लेकिन ये ग्रेनाइट क्या है? ये है आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट चट्टान कौन सी होती है? जो आपकी अंतर्जात आग्नेय चट्टान होती है, और अंतर्जात में भी कौन सी वाली? जो पातालीय आग्नेय चट्टान होती है वो होती है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट है आपका आग्नेय चट्टानों का उदाहरण, ना कि रूपांतरित चट्टानों का। तो इसमें हो जाएगा डी आपका ऑप्शन सही। अब देखिए, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति खाली जगह चट्टानों से हुई है। किस चट्टान से हुई है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति? मैंने आपको बताया आग्नेय से हुई है, ठीक बात है। तलछटी का मतलब है अपसादी, तो अपसादी से भी हुई है। अपसादी से भी रूपांतरित बन जाएंगी, आग्नेय से भी रूपांतरित बन जाएंगी। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा सी आपका, आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। ठीक है। अब देखिए सवाल है, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आया है IAS प्री 2001 में। अब क्या है? परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। सही बात है भाई। मैंने बताया जब आग्नेय चट्टानों पर बारिश होती है और उस पर जल इकट्ठा होता है तो वो क्या करता है? उस चट्टान को काटता है, उसको अपसादों के रूप में बदलता है। ठीक है, तो ये सही है। अपसादों के रूप में बदलने का मतलब परतदार चट्टान बनाता है। दूसरा, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। ये भी सही है। परतदार चट्टान आग्नेय चट्टानों के क्षरण से ही तो बनती हैं। परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। ये भी सही है, जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप में परतों में पाई जाती हैं। ये भी सही है, परतों में पाई जाती हैं। सारी सही है ये तो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 ऑप्शन डी। ठीक है। अब देखिए, अधोलिखित यानी नीचे लिखी कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते? PCS प्री 2013 में। तो जीवाश्म सिर्फ एक में पाए जाते हैं, वो है अपसादी चट्टान। तो अपसादी चट्टानों में भी ये उदाहरण दे रहा है। ये कह रहा है किस में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो बलुआ पत्थर तो अपसादी का उदाहरण है, इसमें पाए जाएंगे। सेल में भी पाए जाएंगे, कांग्लोमरेट में भी पाए जाएंगे, इसमें नहीं पाए जाएंगे। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टानों का। ये पातालीय आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, तो इसमें आपके नहीं पाए जाएंगे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। ठीक है। तो ये कुछ पिछले सालों में पूछे गए आपके क्वेश्चन थे इस टॉपिक से रिलेटेड, जो हमने हल किए और हम आसानी से हल कर पाए। तो मुझे लगता है आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।